दोस्तों, मेरा नाम देवराज सिंह है। मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के अटैम्प्ट में 13वां स्थान प्राप्त किया है पूरे देश में। मैं आगरा उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करूँगा ताकि जो भी इनपुट आप मेरे एक्सपीरियंस से निकाल पाएँ, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप निकालें और जो गलतियाँ मैंने की आप उन्हें दोहराएं ना। मैंने मेरी स्कूलिंग यहीं आगरा से हासिल की थी। मेरा गाँव भरतपुर में ग्राम जाटौली गना है, वहीं मेरा निवास स्थान है। मेरी आधी फैमिली यहाँ रहती है, बची हुई गांव में रहती है। मैंने अपना कॉलेज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी मुंबई पोर्ट कैंपस से किया। वहाँ से मुझे मर्चेंट नेवल ऑफिसर बनने की एक अपॉर्चुनिटी थी, परंतु मुझे चूँकि शुरुआत से एक इंक्लिनेशन था कि आर्म फोर्स की तरफ जाना है, तो मैंने इस इंक्लिनेशन को जारी रखा और यहाँ सीएपीएफ में अपने अटैम्प्ट दिए। साथ साथ में सीडीएस और सीएससी के अटैम्प्ट भी मैंने दिए थे। मैं इस अपने एक्सपीरियंस से पहले इस एग्ज़ाम की जो मैंडेट्स हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। एक असिस्टेंट कमांडेंट ये कंपनी का कमांडर होता है और CISF, SSB, ITBP, BSF एंड CRPF या 5 CAPF हैं जिनके लिए कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है UPSC द्वारा और असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक होती है। इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है जहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरे स्टेज में PST, PET और MST कंडक्ट कराया जाता है। तीसरा एग्ज़ाम इंटरव्यू का होता है और इंटरव्यू की 25% वेटेज होता है। अगर आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हायर चांसेस बनते हैं सेलेक्ट होने के। दोस्तों, मैं CAPF में लगातार 2020 से अपीयर हो रहा हूँ। यह मेरा तीसरा अटैम्प्ट था CAPF में और यह मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि हाँ, पहले अटैम्प्ट में ही आप कैसे क्लियर कर सकते हो, पर आप मेरी गलतियों से भी सीखें कि कौन कौन सी गलतियाँ मैंने की थी जिनकी वजह से फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाया। 2020 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने इस एग्ज़ाम में दिसंबर में पहला अपीयरेंस लिया था। वहाँ पेपर 1 में मेरे 138 मार्क्स थे। अब इस एग्ज़ाम के बारे में मेरी क्या जर्नी रही उससे पहले बता देना चाहता हूँ। इस एग्ज़ाम में पेपर 1 होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़े बहुत एनवायरनमेंट के क्वेश्चन, करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड साइंस यह सब्जेक्ट होते हैं जो कि ऑप्शनल पेपर में आते हैं। इनके वेरियस रिसोर्सेज हैं जिनको मैं आगे डिस्कस करूँगा। और इसके बाद में पेपर 2 होता है ठीक 2 घंटे बाद में। पेपर 2 में रीडिंग कम्प्रहेंशन, ऐसे, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेस राइटिंग और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। जो ग्रामर का सेक्शन होता है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। इसके सोर्सेज में आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरा स्टेज होता है वह फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद में PET दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यह होता है। अगर आप इसे पास कर दें तो आप मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया थर्ड स्टेज इंटरव्यू का होता है। फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ से आपको रिसोर्सेज बताता हूँ कि किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी, कौन कौन से रिसोर्सेज मेरे थे। हिस्ट्री का रिसोर्स मैंने लिमिट करके रखा हुआ था क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो डिमांड अलग अलग है हर एक एग्जामिनेशन की। क्योंकि CSC की प्रिपरेशन भी मैंने अपने कॉलेज टाइम से शुरू कर दी थी। स्पेसिफिकली मैं 4th ईयर से मैंने इस एग्जामिनेशन की तरफ एक रुझान आया था, तो मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी CSC की। तो मैंने 6th क्लास की NCERT से पढ़ना शुरू किया था। 6th क्लास की NCERT से 12th क्लास तक NCERT मैंने की थी। परंतु CAPF की डिमांड CSC से थोड़ा सा अलग है क्योंकि CSC प्रीलिम में थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन जाते हैं और जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वह काफ़ी आते हैं, ऑप्शनल काफ़ी। यहाँ पर 1 वर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट की डिमांड है वह अलग है थोड़ा सा। हिस्ट्री की बात मैं करूँगा तो हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम से कवर की थी, लेकिन CAPF के लिए मैंने जो थीम्स होती हैं, थीम्स 1, 2, 3 जो क्लास 12th की हैं उनको बहुत ठीक से पढ़ा था। और मैं बता देना चाहूँगा 2020 में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट थीम्स से आए थे टू द बर्ड। तो आप अगर थीम्स कवर कर लेंगे तो हिस्ट्री का मेजर चंक आप कवर कर चुके होंगे। इसके बाद में ज्योग्राफी जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप NCERT पर स्टिक रहें। NCERT से टू द बर्ड और बहुत हद तक क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आप NCERT कवर कर लेंगे क्लास 11, 12 की तो बहुत हद तक आपका सिलेबस ज्योग्राफी से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन हैं जिसको आप GC लियोंग से सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यह कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर NCERT अगर टाइम का कंस्टेंट है और NCERT भी पढ़ सकते हैं तो आप NCERT पढ़ें। और साथ में आप अगर ऑक्सफोर्ड की जो मैप होता है, अगर आप मैप को थॉरोली कर लें और उसी पर अपने शॉर्ट नोट्स और स्टिकी नोट्स जैसा कि मैंने किया था चिपकाए हुए थे, जो भी चीज़ें हैं जो NCERT से निकल ली मैंने उसको चिपकाया था, अगर आप चिपका सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इससे आपका जो एटलस है वही पूरा ज्योग्राफी की बुक बन जाएगी। मैं बुक्स पर ही धीमे धीमे जो नोट्स थे उनको चिपकाता था। मैं डिफरेंट नोट्स नहीं बनाता था किसी सब्जेक्ट के, क्योंकि एट द लास्ट
आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है, CAPF का लास्ट ईयर 2021 में एक लैंड फॉर्म का क्वेश्चन था जो कि बहुत बहुत डीप से टू द पॉइंट और लाइन से उठाया हुआ था NCERT से। ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमिक्स है जिसको आप NCERT से कवर करेंगे। थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। CDS और CAPF में थोड़ा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वह आती है। हालांकि इस साल माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं था, 2023 का अटेम्प्ट था इसमें, लेकिन 2022 में एक आध दो क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे। तो आप NCERT कवर करें इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद में जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है, आप ऊपर से जितने कन्वेंशंस हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट है, मेजर एग्रीमेंट हुए हैं कन्वेंशन के अलावा, उन सब पे आप ध्यान दें। साथ साथ में करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। एनवायरनमेंट को आप अगर करंट अफेयर से करेंगे तो बहुत हद तक आपके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कई बार बहुत हार्ड आते हैं, जो कि करंट अफेयर बहुत डीप में आती हैं इसमें। तो आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है एनवायरनमेंट को, और सेलेक्टिवली पढ़ते हुए कोशिश करनी है कि खत्म किया जाए एनवायरनमेंट को। बेसिकली बायोलॉजी जो 12th क्लास है उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो इसके रिलेटेड हैं, और जियोग्राफी में कुछ चैप्टर्स हैं। अगर आप उनको कवर कर लेंगे तो बेसिक जो एनवायरनमेंट है वो हो जाएगी। कन्वेंशन आपको अलग से करने पड़ेंगे। इसके अलावा पॉलिटी के लिए आपको M लक्ष्मीकांत करनी है। अगर आप लक्ष्मीकांत कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत स्कोरिंग सेक्शन आता है CAPF में। अगर आप पॉलिटी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पॉलिटी के बाद में जो साइंस का सेक्शन है, साइंस के सेक्शन के लिए आपको यह कोशिश करनी है, अगर टाइम है तो आप NCERT कवर करें 9, 10, 11, 12। अगर 11, 12 तो सिर्फ तब पढ़ना है, वो भी बहुत सेलेक्टिवली, जब आपने बहुत अच्छे से कर रखा है 9th और 10th। जैसे कि 2023 का जो अभी अटेम्प्ट हुआ है 3 दिन पहले, उसमें साइंस के SHM से भी क्वेश्चन आए जो कि 11th क्लास का है। अगर वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उसको आप ल्यूसेंट वगैरह से भी कर सकते हैं, और आपको उसके लिए 11, 12 क्लास की बहुत ज़्यादा NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से आप देख सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन जैसा कोई चैप्टर है, बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी आपको बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना है। लेकिन 9th और 10th की NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि साइंस का सेक्शन बहुत स्कोरिंग और बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इसके बीच में रेंज रहती है साइंस की। और मैथ के भी कुछ 15 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ के लिए आप प्रीवियस ईयर स्टिक रहें। CDS के क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप CDS के पेपर्स कर लेते हैं प्रीवियस ईयर, और उसके अलावा CAPF के जो मैथ्स के क्वेश्चन है वह, और अगर आपके पास टाइम है तो CSET के भी क्वेश्चन, जस्ट टू गेट द बेसिक आइडिया हाउ UPSC इज थिंकिंग, बिकॉज इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उलझाए हुए आते हैं। कुछ क्वेश्चन वो इस तरह सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, काफ़ी उलझा के क्वेश्चन पूछते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब आने लग गए हैं मैथ में भी, CAPF में। खासकर 2023 का अगर आप मैथ का पेपर देखेंगे तो ठीक ठाक लगेगा आपको। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहना, ताकि UPSC का आप माइंड पढ़ पाएँ, और आप उनको क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो जो बेसिक ट्रेंड है आप उसको फॉलो कर पाएंगे, मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में। साइंस का सेक्शन जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है साइंस के लिए। आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों उससे कर सकते हैं। और एट द एंड आपको रिवीजन अगर करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो हिस्ट्री का पोर्शन है, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो बुक काफ़ी अच्छी है। आप ल्यूसेंट से आप कवर कर सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट और क्लिप्स है, आप बहुत आसानी से उसे कर पाएंगे। और मैं जितना भी लास्ट का जो रिवीजन होता था, अगर मुझे 1 दिन है 2 दिन है, तो मैं मैक्सिमम कोशिश यही करता था कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे पढ़ा जाए, और बाकी नेट पे भी काफ़ी हद तक उपलब्ध हैं चीज़ें। अभी इनके अलावा आपको जब आपका पेपर 1 हो जाएगा, पेपर 1 होने के बाद में आपको जो पेपर 2 है उसके लिए कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ऐसे के लिए और आर्ग्यूमेंट के लिए आपको न्यूज़पेपर थॉरोली पढ़ना है और लगातार पढ़ना है। कोशिश करनी है कि आप थॉरोली पढ़ें न्यूज़पेपर, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट होता है वह आर्ग्यूमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई भी एक टॉपिक का नेगेटिव और पॉजिटिव आपको पता होना चाहिए। और यह आपको पता लगता है ओपिनियन से। जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताई जाती हैं किसी भी एक टॉपिक की। फॉर एग्जांपल, अभी जो 2023 का अटेम्प्ट हुआ था, इसमें आर्ग्यूमेंट एक पूछा गया था कि GM क्रॉप्स हमारी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो GM क्रॉप्स का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखने थे। अगर आपने इसका एडिटोरियल पढ़ा हुआ है तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पता होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के जो MPs हैं या फिर MLAs हैं माननीय, वह भी एडिटोरियल लिखते हैं और वह अमूमन पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। और अगर कोई न्यूज़पेपर में जो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट है वो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट बताएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपको दोनों पता लग जाएंगे, और अंततः आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि ऐसी आप आर्ग्यूमेंट अच्छा लिख पाएंगे। इसके अलावा प्रेशर राइटिंग है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे राइटिंग के लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो हैं
बेसिकली आपको नॉलेज आपको कितनी है और साथ साथ में डायमेंशन कितनी है, आपको डायमेंशन कवर करनी आनी चाहिए ऐसे के लिए। अगर 6 पैराग्राफ लिख रहे हैं एक ऐसे में 300 वर्ड का, तो उस 6 के पैराग्राफ में आपके 6 डायमेंशन होनी चाहिए कम से कम, और इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी ऐसे में कि मैं क्या करता था, जैसे एक टॉपिक ले लिया, कोई भी टॉपिक है, मान लेता हूँ वुमेन है, और वुमेन से रिलेटेड मेरे पास जितने भी पॉइंट है, मुझे पता था कि अगर टॉपिक किसी वुमेन से रिलेटेड आता है, वुमेन रिलेटेड टॉपिक से, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगा। तो इंट्रोडक्शन में मैं या तो इंडेक्स मेंशन करूंगा या फिर मैं कोई सूक्ति मेंशन करूंगा। बेसिकली तो कोट होते हैं, जैसे कि जैसे यत नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, ऐसा कुछ करके एक, और उसके बाद में सूक्ति है तो इसका मीनिंग लिख देंगे, और इस तरह से एक अच्छा आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। या तो आप किसी कोर्ट से शुरू करें या फिर आप किसी डेटा से शुरू करें। तो मेरे पास इंडेक्स थी, कमेटी की रिपोर्ट थी, उनसे मैं शुरू कर देता था। अगर कोई मान लेते हैं कि एक ऐसी की डिमांड ये है कि वो शुरुआत ही आपको नेगेटिव से करनी है, तो आप कई बार किसी रिपोर्ट में जिसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन आपको एंड उसको बहुत पॉजिटिव नोट पर करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमको क्या करना चाहिए, इस तरह से एंड करना है। कई बार नेगेटिव ऐसे आ जाते हैं, तो नेगेटिव ऐसे को आपको पॉजिटिव ही एंड करना है, कोशिश यही करनी है। और ऐसे के अलावा जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में प्रीवियस ईयर पे आपको स्टिक रखना है, आपको कहीं और नहीं जाना है। प्रीवियस ईयर अगर आप ठीक से कर लेंगे, बिल्कुल सही, अलग अलग सोर्सेज में बहुत सी मार्केट में बुक्स भी हैं, अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर इंग्लिश ग्रामर की पत्ती बुक्स होती हैं, उनको ले सकते हैं, बस वो सही होनी चाहिए। बाकी मैंने यूट्यूब से ही देखा था कि यूट्यूब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व किया हुआ है, और मैंने उन्हीं से किया था। आप उनके नोट्स बना लें कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसका ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है, और इसको अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इसको इस तरह से हैंडल किया जाता है। मैंने लास्ट के 10 ईयर के पेपर किए थे फॉर द ग्रामर, और उससे ही मेरी ग्रामर काफ़ी ठीक हो गई थी। आई वॉज स्कोरिंग बिटवीन 18 to 20 मार्क्स, और ये काफ़ी स्कोरिंग होता है, आप काफ़ी आसानी से मार्क्स इसमें ला सकते हैं। और पेपर 2 काफ़ी अनसर्टेन होता है, कई बार आपके पेपर 1 में मार्क्स कम होते हैं, फिर भी आप पेपर 2 में बहुत अच्छा करके उसे कोप अप कर सकते हैं। तो यह ज़रूरी है कि आप पेपर 2 बहुत अच्छे से करें। ग्रामर सेक्शन में बहुत स्कोरिंग होता है। इसके अलावा आप जब यह पूरा पेपर हो जाएगा, अगर आप पास होते हैं, इसके बाद फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इससे पहले पीएचटी होता है। बेसिकली आपकी हाइट, वेट, चेस्ट ये सब मेजर किया जाता है, और इसके बाद में आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दैट इज पीटी यह होता है। इसमें अमूमन लोग कुछ गलतियां करते हैं, खासकर ठीक पीईटी से पहले लोग इंजरी सस्टेन करते हैं। अगर इंजरीज हो जाती हैं तो आप पीईटी ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखना है कि आपको लास्ट टाइम पर कोई भी इंजरी ना हो। इसके लिए आपको बेसिकली स्ट्रेचिंग ठीक से करनी है, क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट था MERI दैट इज मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मेरे जो वार्डन्स थे और जो मेरे सीनियर्स थे, हमको पैरामिलिट्री में ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसकी वजह से हमको गेम्स खिलाए जाते थे, लगातार रनिंग कराई जाती थी, स्विमिंग कराई जाती, तो अमूमन हम लोग की फिजिकल फिटनेस ठीक होती थी। हम 5 दिन में, मैंने 5 दिन में 2020, 2021 और 2022 का फिजिकल किया है ठीक से, 5 दिन प्रैक्टिस करके। लेकिन चूँकि यहाँ पर एस्पायरेंट काफ़ी CSE देने वाले भी हैं और भी काफ़ी एस्पायरेंट हैं, तो कई बार उनकी एफिशिएंसी उतनी ठीक ना हो, तो फिर भी आप कोप अप कर सकते हैं। अमूमन जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप ठीक से स्ट्रेचिंग करें, और अमूमन जो रिजल्ट आ जाता है उसके और फिजिकल के बीच में कुछ तो 2 महीने या फिर 40 दिन के आसपास का गैप आपको मिलेगा। तो आप धीमे धीमे आप रनिंग शुरू कर सकते हैं, आप टहलिए, कोशिश करिए कि आप लॉन्ग वॉक्स पर जाएँ, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाएँ। और जब आप ठीक से रनिंग शुरू करें तो आपको स्ट्रेचिंग करनी है। खासकर स्ट्रेचिंग से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच भी ना कर लें, और अचानक से कुछ ऐसी एक्सरसाइज ना कर लें जिसकी वजह से आपको इंजरी हो जाए। और घुटनों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप अगर आप अच्छी पिच जो पिट है, अगर आपकी लॉन्ग जंप की अगर पिट अच्छी नहीं है और वहाँ पे थोड़े पत्थर वगैरह हैं, तो आपको पक्का है कि आप इंजर होंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि मेरी जंप अमूमन कहाँ तक जाती है। मान लेते हैं आप 3 मीटर जंप कर रहे हैं या 4 मीटर जंप कर रहे हैं या 3.5, जितना भी आप जंप कर रहे हैं, उसमें जो ये जंप का जो बीच का जो हिस्सा है, इसको आप अपने हाथों से खुद से खोदें। कम से कम आधा हाथ इसको आप कोशिश करें कि आप खोदें। जितना आप इसे खोद देंगे उतना ही आपकी इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, आपको रनिंग के समय जिस पे आप लॉन्ग जंप से पहले जो आप स्टार्टिंग लेते हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने स्टेप्स को काउंट कर लें। वहाँ पर आपको टाइम भी बचाता है और कॉन्फिडेंस भी देता है। मैंने हर बार अपने स्टेप्स काउंट किए, और कम से कम स्टेप्स में मैंने हमेशा ही लॉन्ग जंप को 4.5 मीटर के आसपास में मारा है। तो आप कोशिश करें कि आप स्टेप्स काउंट कर लें अपने फिजिकल के टाइम पर। आप जब प्रैक्टिस करें तो आप स्टेप्स काउंट करें। और 800 मीटर और 100 मीटर के बीच में अमूमन ये 5-5 मिनट का ब्रेक मिलता है वहाँ पर। तो 100 मीटर के बाद में आप अपने जो लेग्स हैं उनको कंटिन्यूसली मसाज करें, क्योंकि बहुत तेज दर्द होता है उस समय। और फिर आप 800 मीटर जब आपको मरवाएंगे वो, तो आपके जो पाँव हैं वो फूल जाते हैं, तो काफ़ी दर्द होता है उस वक्त। तो आपको कोशिश करनी है कि आप लगातार मसाज करते रहें।
और इसके बाद में अगर आप ये पास कर लेते हैं तब मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप पास करेंगे तो आता है इंटरव्यू। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड अगर मैं कहूँ कि किसी एक पार्ट ने जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया मेरी जर्नी में तो वह इंटरव्यू है, क्योंकि इंटरव्यू हर बार आपको सरप्राइज देगा, हर बार आपको शॉक करेगा, हर बार आपको इतनी नई चीज़ें पता चलेंगी इंटरव्यू के ही बाद कि वो आपने सोची भी नहीं होंगी। और काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में 89 मार्क्स आए थे 2020 अटेम्प्ट में। 2021 में मेरे 100 मार्क्स थे और इस बार मोस्ट प्रोबेबली मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले होंगे मुझे इंटरव्यू में। इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त कर पा रहा हूँ। मैं कहूँगा कि आपको हर अनप्रेडिक्टेड चीज़ को सोच कर चलना है। जो भी वर्स्ट चीज़ हो सकती है आपके साथ वह सोच के चलनी है। जैसे मैंने हिंदी में प्रिपेयर किया था 2020 में, अब मैंने हिंदी में ही मॉक दिए थे, हिंदी में ही पीयर टू पीयर मॉक लगाए हैं। उसकी वजह से यह हुआ कि जब मैं इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर रहा था, चेयरमैन वॉज ओके विद माई हिंदी बट माई मेंबर वन डिक्लाइन। दे जस्ट सेड दैट आई वुड लाइक टू लिसन योर आंसर्स इन इंग्लिश ओनली बिकॉज आई डोंट नो हिंदी। तो यहाँ पर मैं एक बैकफुट पर चला गया था। मैं उनके क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं कर पाया बिकॉज माई इंग्लिश वॉज नॉट दैट फॉर्म एंड नॉट दैट फ्लुएंट ऑल्सो। और जो मुझे बोलना चाहिए था मैं ठीक से बोल नहीं पाया, अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाया और यहाँ पर मेरी एक क्वालिटी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं डिसएडवांटेज पे था और डिसएडवांटेज की वजह से मेरे 89 मार्क्स आए थे। यह मेरी कमी थी। आपको यह सोच के चलना है कि मुझे दोनों क्वेश्चन पे आंसर पूछे जा सकते हैं और दोनों क्वेश्चन, और हो सकता है कि वह पूरा बोर्ड ही आपको इंग्लिश में आंसर करने को बोले। और पिछले 2 बार से तो मैं अंदर जाता हूँ और जाते ही क्वेश्चन आंसर दोनों हिंदी में ही शुरू हुए हैं। उन्होंने जिस लैंग्वेज में मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उसी लैंग्वेज में आंसर दिए हैं, क्योंकि मैं 2020 के अटेम्प्ट से ये बात सीखा था। 2021 के अटेम्प्ट में मैंने थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कम प्रिपेयर किए थे। जैसा कि मैं कोट पहन के गया था तो उन्होंने अंदर जाके मेरे मेंबर वन ने पूछा कि हम तो हर जगह आत्मनिर्भर भारत में जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, फिर बताइए आप ये कोट क्यों पहन के आए हो, क्यों नहीं आप धोती कुर्ता पहन के आए हो। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल ये इस तरह के क्वेश्चन तब प्रिपेयर होते हैं जब आप एक अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग लोग हैं, उनके साथ आप कर रहे हैं इंटरव्यू, जो कि बहुत डाइवर्स फील्ड से आ रहे हैं। तो बेसिकली वो अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल होंगे और वह आपको प्रिपेयर करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने उस टाइम काफ़ी अच्छे से टैकल किया था। और ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल करने की जो कला है वह आपको सीखनी है। तो आप पीयर टू पीयर मॉक करें, जो कि आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ करें, साथ साथ में जो एक्सपीरियंस वेटरन हैं जो कि सिलेक्टेड हैं उनके साथ आप इंटरव्यू करें पीयर टू पीयर। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मेरे जो दोस्त थे वह पिछले बार सेलेक्ट हुए, जैसे पुष्कर सर हैं, दिव्यन सिंह चौहान सर हैं, यह सर हैं, इन्होंने मेरे साथ 8 इंटरव्यू पीयर टू पीयर मॉक में लिए हैं उन्होंने मेरे। यही कारण था कि मैं ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहा था अपने आप को, इवन इन वेरी न्यू सिचुएशंस। जब कुछ एक बाउंसर्स आते थे मैं ठीक से उनको हैंडल कर पा रहा था। तो आपको पीयर टू पीयर मॉक करने हैं, साथ साथ में कुछ कोचिंग में भी जाकर आप अगर कर पाएँ तो मॉक करें, क्योंकि वह आपको जो सिटिंग एटिकेट्स हैं वह सिखा देती हैं। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वह आप अपने आप से नहीं देख सकते हैं, वह आपको रिकॉर्ड करके जो देंगे या वो बताएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप में क्या कमियां हैं एग्जैक्टली। जो फेशियल सिर्फ जो चीज़ें या तो सिटिंग एटिकेट्स हैं जो आप अंदर आ रहे हैं वह सब एटिकेट्स आपको वह सब सिखाते हैं। बाकी पीयर टू पीयर मॉक्स आर द बेस्ट, क्योंकि वह आपके दोस्त हैं, आपके साथ में पढ़ रहे हैं, आपको पता है, उनको पता रहता है कि इस समय न्यूज़ में क्या चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें, ट्रांसक्रिप्ट पे आपको बेसिक आइडिया लगेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप बेसिकली शॉर्ट कर सकते हैं सभी ट्रांसक्रिप्ट में कि मैकेनिकल इंजीनियर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरे 2021 अटेम्प्ट में मुझसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे और काफ़ी डीप में पूछे गए क्वेश्चन थे। कहीं ना कहीं मैं उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए मेरे 100 मार्क्स थे, अन्यथा मेरे 110 मार्क्स उस समय आ जाते हैं। तो मेरी वहाँ पर थोड़ी सी कमी रही थी। आप इसको ना करें, कोशिश करें कि आप अपने ग्रेजुएशन जो बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा रिसर्च कर लें अगर आपके पास टाइम है तो। 2022 में भी काफ़ी चीज़ें नई हुई, जैसे कि मैंने लिखा हुआ था कि स्टैंड अप कॉमेडी एंड मिमिक्री देखना मेरा शौक है। बेसिकली मैंने अपनी हॉबीज़ में लिखा था देखना, परंतु उन्होंने कहा आप तो देखते हो तो आपको मतलब आप सीखते भी होगे उससे कुछ ना कुछ। मैंने कहा सर हाँ सर मैं फेशियल एक्सप्रेशन सीखता हूँ। फिर उन्होंने कहा आप खड़े हो जाओ और आप करके दिखा दो। तो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए भी तैयार रहना है। वे आपको नई से नई सिचुएशन देंगे और उस सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 2020 में भी मुझे ऐसी एक सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी इंटरव्यू में। जैसे मेरे मेंबर 4 जो थे वह खड़े हो गए, तो खड़े होके एक बार ठीक मेरे सामने से निकल गए और फिर आके यहाँ खड़े हो गए और फिर दोबारा जाके बैठ गए।
फिर चूंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, वे दोबारा खड़े हुए बीच इंटरव्यू में और फिर वो इधर से आए क्रॉस में, फिर यहाँ से खड़े होकर मुझे ऊपर से देखने लग गए। तो वह एक सिचुएशन थी जहाँ पर मैं शायद थोड़ा नर्वस हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे मार्क्स भी कम रह गए, क्योंकि मेरा ध्यान वहाँ दूसरे सिचुएशन में मेरा ध्यान चला गया था वहाँ। तो आपको इन सब चीज़ के लिए तैयार रहना है कि हाँ मतलब ऐसा होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ें, अगर आप नहीं आ रहे हो प्रेशर में तो आपको प्रेशर में लाया जाएगा। इस बार के इंटरव्यू में ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चन को मुझे इतना ग्रिल किया था मेंबर 4 ने कि मेंबर 4 से दोबारा मेंबर 1 के लिए चला गया था। मेरा इंटरव्यू कुछ तो 35 से 40 मिनट गया था, काफ़ी लंबा इंटरव्यू गया था मेरा, और बहुत ग्रिल किया था मुझे ह्यूमन राइट्स पर, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हट नहीं रहा था, बल्कि ये चाह रहे थे प्रैक्टिकली जो होता है वो बताइए। और अंततः आप अगर अपने जो डिसीजन जो आपने लिए रखा है इंटरव्यू में कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करूँगा और इन सब चीज़ के मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। लेकिन कई चीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वहाँ पर आपको रिजेक्ट नहीं रहना है, अपनी गलती मान लेनी है। जैसे कि मेरे मेंबर 1 ने मुझसे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, तो मैं समझ गया था कि मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एक गलत बता दिया है, तो मैंने वहीं पर एडमिट कर लिया कि सर मैं मानूंगा कि जो मेरी हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज है थोड़ी लिमिटेड है और मुझे और पढ़ने की आवश्यकता है, मैं और पढ़ूंगा। तो यहाँ मैंने मान लिया था। और आप अगर पोलाइट हो, कॉर्डियल हो बोर्ड में, वेरी गुड, आपको बहुत एज है बाकी सभी बच्चों से। आपको कोशिश करनी है कि आप कॉर्डियल रहें बोर्ड के साथ, और एक जॉली माहौल बन जाता है अंदर। अगर आप जॉली माहौल में भी थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्ट भी करना है और उनके साथ में भी नहीं मिल जाना, क्योंकि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी कर दी थी तो पूरे टाइम पे बहुत हंस रहे थे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हंस सकता था। लेकिन हाँ मतलब मैं उनके साथ मिल के रह सकता था, जैसे मैं मिल के रहा था उनके साथ कि हाँ ठीक है सर, हाँ सर, ये तो बस स्माइल करते रहना है और आपको कोशिश करनी है कि आप इंटरव्यू ठीक से करें। और उसके अलावा जब आप ये तीनों स्टेज पास कर लेते हैं और जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस से आप कैसे लड़ेंगे वह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं 2 बार फाइनल रिजल्ट में नहीं हुआ। इससे पहले भी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने दिए, उनमें किसी में मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा, मेंस लिखा है और नहीं हो रहा है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा। पहला, आपका पॉजिटिव सर्कल होना चाहिए, पॉजिटिव फ्रेंड का सर्कल। बहुत से अच्छे दोस्त हैं मेरे जो मुझे लगातार मोटिवेट करते रहे। पुष्कल सर हैं और दिव्यांश सिंह चौहान हैं और प्रियंका है, और कितने ही मेरे दोस्त हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। अमूमन जितने लोग मुझे जानते हैं, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल मेरी लाइफ में प्ले किया है उन्होंने। दूसरा, फैमिली जो है मेरी बहुत सपोर्टिव है, जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि मैंने इतने फेलियर देखे अपनी लाइफ में, कभी भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके साथ आप टाइम बिताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम बिताएंगे आपको अच्छा लगेगा। तीसरा मैं बोलूँगा कि आपको निष्काम कर्म योग की तरफ बढ़ना है। कोशिश करनी है कि आपने जो एग्ज़ाम दे दिया, जब आप दे रहे हैं 100% दो उस एग्ज़ाम में, पूरा दम लगा दें जितना दम है। एग्ज़ाम दे के सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, कोशिश करनी है कि अगले फेज़ की तरफ जाएं। अगला स्टेप अगर आप सोचेंगे कि अब इससे अगला स्टेप क्या है, मान लेता हूँ कि चलो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो ये हो सकता है कि हाँ मेरे को शायद फिजिकल कॉल आए या नहीं आए, तो हो सकता है कि इसके बाद में कोई और एग्ज़ाम हो। सिर्फ सीएपीएफ नहीं है, और भी एग्जाम होते हैं। आप जितने यूपीएससी के एग्जाम देंगे आपको एक्सपोजर मिलता है कि यूपीएससी किस तरह सोच रही है। सीडीएस के एग्जामिनेशन में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि अब सीएससी में फॉलो हुआ है। ये कुछ 2021 के आसपास की बात है, जो मैंने पहली बार देखा था। ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर आर करेक्ट और ऑल 4 आर करेक्ट। इस तरह का एक पेयर आया था जो मैंने पहली बार देखा था। तो आप जितने यूपीएससी के एग्जाम देंगे आप मेंटलिटी समझेंगे, और उसके बाद में आप देखोगे कि हाँ आपके लिए कोई चीज़ नई नहीं है एग्जाम में। और यूपीएससी की मेंटलिटी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग एनी यूपीएससी एग्जाम। और प्रीवियस ईयर आपको थोरली करने हैं, और ये जो फेलियर है इससे कोप अप करने के लिए मैंने 2 चीज़ बता दी। अब मैं तीसरा बोलूँगा कि जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपको मिनिमल रखना है। जैसा मैंने बताया कि निष्काम कर्म योग, इसके अलावा एक्सपेक्टेशन आपकी होती है हमेशा, लेकिन यहाँ पर एक सीए का कॉन्सेप्ट होता है, बोलते हैं दी लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म, कुछ ऐसा करके होता है, जहाँ पर आपको ये सोच के चलना है कि जो भी चीज़ होगी वह शायद मेरे फेवर में ना हो। तो वर्स्ट सिचुएशन को दिमाग में रख के आपको काम करना है। जैसे मुझे पता था कि शायद इस बार मेरी जो मार्क्स हैं वह ठीक ठाक आएंगे इंटरव्यू में, तो मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। फिर भी मैंने 2023 का अटेम्प्ट लिया था, क्योंकि मेरा रिजल्ट तब तक नहीं आया था, और मैं मान के चल रहा था कि हो सकता है कि कुछ इधर उधर हो गया हो या रिटर्न में मार्क्स कम रह गए हों, और शायद मेरा ना हो, क्योंकि 2 बार से नहीं हो रहा था। तब भी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी थोड़ी, बाकी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन इस बार भी थी। फिर भी मैं ये सोच के चल रहा था हो सकता है कि ना हो। तब आपको फर्स्ट डे प्रिपेयर रहना है। फर्स्ट डे प्रिपेयर रहेंगे
आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देने की कोशिश करेंगे, आप ये सोच के चलेंगे तो आप बिजी रहेंगे बेसिकली। आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप कई चीज़ें खाली दिमाग से सोचेंगे, कभी भी आपको पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये 3 चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है और कोशिश करना है कि जितने भी आपके मेंटर्स हैं, आप लगातार उनके कॉन्टैक्ट में रहें, आप हम्बल रहें सबके साथ में, और दोस्त थोड़ा घूम के आएँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि लाइफ में सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें, घर में कोई फंक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। जितना आप ये सब चीज़ें करेंगे, आपका दिमाग थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से डाइवर्ट रहेगा और नेगेटिविटी नहीं आएगी। और यह सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए। और अगर मैं कहूँ कि आज मेरी रैंक 13th है, तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरी है, मैं कहूँगा जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं और मेरे जो पीयर ग्रुप है, यस, उन सबका कंट्रीब्यूशन है। IMU मुंबई पोर्ट कैंपस का कंट्रीब्यूशन है, मेरे गांव का कंट्रीब्यूशन है, इन सबका कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और थैंकफुल हूँ सबका।